हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन। अभी जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस का एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं। अभी उसको थोड़ा सा करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज करके और उसको फिर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। अभी एक केमिकल इक्वेशन आप समझ लेना, ठीक है। जैसे अभी मैं ना उसको एसिड्स एंड बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूं, एसिड्स एंड बेसिस। अदरवाइज आप दो कोई भी केमिकल ले सकते हो, जैसे एसिड बेस ले लो, एसिड सॉल्ट ले लो, बेस सॉल्ट ले लो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। कोई भी दो केमिकल्स अगर आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं टू केमिकल्स, ठीक है, अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी दो केमिकल्स अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, तो पिछली वीडियो में आपने देखा था ये ग्राम इक्विवेलेंट्स में करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था वर्ड, वो आप फिर क्लियर कर लेना। नॉर्मेलिटी इज n इंटू m2 बाय m2 इंटू 1000 बाय VML, राइट। अब इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहां से हमें ग्राम इक्विवेलेंट सॉरी देखना है, ठीक है। ये हमारा होता है मोल्स, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट करना हो तो ये डिवाइड हो जाता है। जब ये n से मल्टीप्लाई किया, इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। जब ये n से मल्टीप्लाई होता है तो इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब इस कंप्लीट को, ठीक है, दिस रीड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाता है, ठीक है। अब जैसे आप इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को करना चाहो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल n इंटू m2 बाय m2, ठीक है। इसको इधर ले जा सकते हैं n इंटू VML, राइट, बाय 1000। इसको आप V इन लीटर कर सकते हो, ml बाय 1000 इज लीटर्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू m2 बाय m2 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। तो नॉर्मेलिटी किसी भी सब्सटेंस का इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। एक तो आप ये अच्छे से ध्यान रख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसी तरह से इधर लेफ्ट साइड भी ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स n इंटू m2 बाय m2, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर इसी को दोनों साइड आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे n इंटू m2 बाय m2 किसी भी केमिकल का, अब आपको n फैक्टर क्लियर है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नंबर ऑफ मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बन जाते हैं। जैसे ये है 1 मोल है, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ग्राम इक्विवेलेंट बन गए, ठीक है। अगर आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो इस 3 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो 1 मोल 3 ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर आपको 1 मोल चाहिए जिसके अंदर 3 ग्राम इक्विवेलेंट है तो उसको 1/3 कर दो। ये इस तरह का कंसेप्ट रहता है। तो अब हमें नॉर्मेलिटी जब लेते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, भाई 1 है, 2 है, 3 है, तो वो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। m2 बाय m2 मोल्स है, जैसे ये अब ऐसे है, ये तो m2 बाय m2 हो गया 1 मोल, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट बन गए। तो हर केमिकल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, वो n फैक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, किसी में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, किसी में 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, किसी में 4, किसी में 5। ऋतिक रोशन के एक हैंड में 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो जो भी, जैसे अब ऋतिक रोशन का एक हैंड रिएक्ट कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे, मास बाय मास इंटू 6 कर दोगे, तो उसके 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इंटू अगर आप 1000 कर देते हो तो इसको मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कहते हैं। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, मिलीग्राम, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटू ये अब कर दिया इज इक्वल टू, ऐसे n इंटू वॉल्यूम इन लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ml हो जाएगा। तो इसको भी हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 1000। इसी तरह से नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये चीज हम आप यहां केमिकल से देख करते हैं। एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेता हूं, पहले शॉर्ट वाला। जैसे आपने एसिड ले लिया H3PO3, ठीक है, बेस आपने ले लिया Al, ठीक है, या भी सिंपल ले ले तो NaH ले लिया मान लो, ठीक है। अब पीछे से आपको ध्यान होगा इसके स्ट्रक्चर से, जैसे ये था हमारा P डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH OH H। जो H डायरेक्टली कनेक्टेड होता है P से, ये कोवलेंटली या आयनाइजेबल नहीं होता। O से जो H कनेक्टेड है, इसको 3 से हमने कंफ्यूज नहीं करना इससे, तो ये हमारे आयनाइजेबल H होते हैं, ठीक है। तो इसका n फैक्टर हमारा कितना था 2, इसका n फैक्टर हमारा 1 था,
राइट। तो अभी अगर इसको हम रिएक्शन करते हैं बाहर से मोल कंसेप्ट से, तो ऐसे होगी NaH2 मोल्स प्लस H3PO3, ये इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा Na2HPO3 प्लस 2 वाटर, राइट, ठीक है। तो ये हमारी इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसको हमने रिएक्शन करना है, एसिड हमारा है H3PO3, ठीक है, बेस हमारा है NaOH। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। इस इक्वेटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर यहां वॉल्यूम ml में लेते हो तो दोनों साइड ml में ले लो, जो ज्यादातर ml में चलता है। लीटर में लेते हो तो लीटर में ले लो, ठीक है। जैसे ये ml में लेते हैं अगर हम, तो इन दोनों को हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कहते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे, ठीक है। अदरवाइज इसको ऐसे रीड करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन केमिकल ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड केमिकल। मोल में और मे नॉट बी इक्वल, अगर एन फैक्टर बराबर है तो मोल भी बराबर रिएक्ट कर लेते हैं, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे, ठीक है। तो जैसे ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है हमारे। अब जैसे आपको H3PO3 का यहां पर कोई भी दिया हो इस तरह से, ठीक है। जैसे अब इसका H3PO3 का एन फैक्टर कितना है 2, इसका एन फैक्टर कितना है 1, ठीक है। मान लो आपने इसका 1/10 मोलर ले लिया, ठीक है, और इसका 20 ml ले लिया, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि इसका एग्जैक्टली कितना रेट करेगा। अगर बाहर से कंप्लीट चाहते हो तो 2 × 2 मतलब 40/10, ये आपके पास इधर लेफ्ट साइड देखोगे तो 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गए, राइट। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट में पूछता है तो 4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो 4 × 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इधर से 1 × अगर वो कोई और तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे वो कहता है इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मान लो इसका वॉल्यूम कुछ खर्च हो रहा है, लेट्स से 10 ml, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर जैसे इसको रिएक्ट करें तो ऐसे हो जाएगा आपके पास दिस 40/10 4 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 10 ml, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपके पास 4/40, राइट। तो इसका भी यहां पर 1/10 मोलर हो जाएगा, वो जो भी आंसर आता है। ऐसे यहां पर 1/10 मोलर कर देगा तो इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट करता है, तो 10 ml। तो इस इक्विटी से आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक का ग्राम इक्विवेलेंट मिलीग्राम इक्विवेलेंट पता है तो दूसरे का कितना रिएक्ट करेगा, एक का मोलैरिटी वॉल्यूम पता है तो दूसरे का मोलैरिटी देख करके उसका वॉल्यूम या वॉल्यूम से मोलैरिटी या एन फैक्टर भी कर सकता है। वो किसी अननोन बेस कर देगा, मान लो यहां पर अननोन बेस कर दिया आपके पास अननोन, ठीक है, तो उस समय उसका एन फैक्टर पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे में अभी 1-2 क्वेश्चन उसके दिखा देता हूं, ठीक है। तो वहां से आप उसके एन फैक्टर वगैरह भी निकाल सकते हो। तो ये आपकी एक केमिकल इक्विटी बन जाती है, दो केमिकल्स के बीच में रिएक्ट करने की, जो उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसका 1-2 पहले डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर इसका एक डिटेल मीनिंग भी है थोड़ा सा, देखो कुछ केमिकल्स पे रिएक्ट करने के लिए। इसका फ्यूचर में डिटेल भी आएगा, अभी थोड़ा सा आप शॉर्ट में इसको समझ लेना, ठीक है, केमिकल इक्विटी को। अब जैसे आपके पास 1-2 और लिस्ट में लेता हूं, मान लो आपने एसिड ले लिया H3PO4, ठीक है, एंड बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर 2 है, ये तो आप पहले ही चेक कर लेना। बेस का एन फैक्टर उसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी लाइन होते हैं, एसिड का एन फैक्टर उसके नंबर ऑफ रिलीजेबल प्रोटॉन होते हैं। जैसे इसके अंदर 3 प्रोटॉन है ऐसे, जो इसके स्ट्रक्चर से आते हैं OH, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके पास 3 आयनाइजेबल प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो इसका एन फैक्टर 3 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो बेस दिख ही रहा है ऐसे, कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हमारा 2, ये 2 हाइड्रोक्सिल सप्लाई कर सकता है। अब जैसे इसके हमारे को केमिकल इक्विटी करनी है, तो इसकी केमिकल इक्विटी आपको बस ये ध्यान रखना है, N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। ये किसी भी 2 केमिकल के बीच में आप रेट कर सकते हो, ठीक है, या इसको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 भी कह देते हैं। नॉर्मेलिटी में तो ये, मोलैरिटी में तो ये, थोड़ा सा इसको आगे एक्सपैंड भी कर देंगे, एक थर्ड, ठीक है, वो थर्ड लेवल होता है, वो थोड़ा सा चाहे बाद में ले लेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, अभी थोड़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में आप देख लेना, ठीक है। जैसे अब ये किया हमने, अब इसका एन फैक्टर 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर 2 है, राइट। तो अभी मान लो इसका 1/20 मोलर है, ठीक है, और वो हमारे पास 20 ml ही है मान लो, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड आपकी क्या हो गई, 20 से 20 कैंसिल, 3, मतलब 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। तो राइट साइड भी कितना हो जाएंगे, 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो 2 इंटू, अब मान लो वो आपसे कहता है इसका आपके पास 1/10 मोलर है, तो इसका वॉल्यूम कितना खर्च होगा, वॉल्यूम ऐसे, ठीक है। तो आपकी इक्विटी क्या होगी, 3 इज इक्वल टू 2/10 इंटू VML। तो व्हाट इज द VML इज, VML इज, ठीक है, 30/2, ठीक है, 30/2, मतलब इसका 15 ml आपका खर्च होगा ऐसे। अदरवाइज और आप ऐसे कर सकते हो, 2/10 इंटू अगर 30 कर दिया आपने, ठीक है, 10 कैंसिल, तो सॉरी VML 15, तो 15 खर्च कर दिया, 30/3, तो इसके भी आपके पास कितने हैं, 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यही चीज क्वेश्चन कई तरह से दिया जा सकता है। अब लेट्स से ये आपको ऐसे दे दे, सेम क्वेश्चन, 2-3 एंगल से आपको बस देखना है। तो इसका एन वेक्टर 3 इंटू 1/20, ठीक है, इसका इंटू 20 ml इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू 1/10 मोलर इंटू V इज 15 ml। ये अब आपको दे दिया अननोन बेस, ठीक है, ये आपको दे दिया H3PO4। तो कहता है H3PO4, सेम क्वेश्चन मैं 2-3 तरह से करा रहा हूं, स्टाइल से करा रहे हैं। तो H3PO4 एक अननोन बेस से रिएक्ट करता है, H3PO4 का 1/20 मोलर 20 ml कंप्लीटली रिएक्ट करता है 1/10 मोलर और 15 ml ऑफ अननोन बेस। तो बताओ उसका अननोन बेस का एन फैक्टर क्या है, ठीक है। फ्यूचर में उसका मास वगैरह क्वेश्चन भी होते हैं, वो बाद में करेंगे। तो आप ऐसे करो, 20 से 20 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू n इंटू 15/10। तो आपने n किया इसमें से, ठीक है, तो n आपके पास हो गया 30/15, दैट मीन्स उसका एन फैक्टर क्या है, 2। जैसे यहां हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो उससे बैलेंस कर रहा है हमारा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन और भी स्टाइल से, 1-2 स्टाइल से आप और देख सकते हो, जैसे यही सेम क्वेश्चन, वो किसी किसी स्टाइल्स, कितने भी स्टाइल से आ सकता है, ठीक है। जैसे अब H3PO4 उल्टा एन फैक्टर इसका भी निकलवा सकता है, ठीक है। अब मान लो ऐसे कहता है H3PO4 बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2, ठीक है। वो कहते हैं H3PO4 हमारे पास अननोन मोलैरिटी का है, ऐसे उसको एम रख देते हैं मोलैरिटी, ठीक है। और मान लो इसका 20 ml यूज होता है, ठीक है, और इसका 1/10 मोलर आपका 15 ml यूज होता है, ऐसे 1/10 मोलर 15 ml यूज होता है, ठीक है। तो बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी, आपको ऐसे चेक करना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 5 10 5 3, इधर 3 हो गया, इधर भी आपको 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 3 60, तो 60 इंटू m इज इक्वल टू 3, तो मोलैरिटी इज 3/60, राइट। तो इज इक्वल टू व्हाट, 1/20। जो हमने स्टार्टिंग में ली थी ये भी वही 1/20 थी हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक केमिकल के मिलीग्राम इक्विवेलेंट देकर के दूसरे मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट इसके थे, ठीक है, 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके भी हमारे 3 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एन फैक्टर इसका पूछे तो 2 है, इसका पूछे तो 3 है, मोलैरिटी इसका आस्क करे तो 1/20, इसका पूछे तो 1/20। हमारे पास 6 फैक्टर है, बस आपने ऐसे ध्यान रखना है, N1 M1 V1, N2 M2 V2। आपका जो काम है वो N1 N2 की पहचान है, बस आपका काम ये है, गॉट इट। वो N1 देके N2 निकलवा सकता है, N2 देके N1 निकलवा सकता है। N1 N2 आपको पता है, तो M1 देख करके M1 V1 देख करके M2 निकलवा सकता है, V2 देख करके M1 V1 देख करके M2 देख करके V2 निकलवा सकता है, या M1 या V1 निकलवा सकता है। तो आपके 6 फैक्टर में से एक फैक्टर वो निकाल सकता है, अननोन एन फैक्टर, अननोन मोलैरिटी चाहे एसिड बेस का, अननोन वॉल्यूम उसका, ठीक है, चाहे एसिड का चाहे बेस का। ऐसे ही फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी एन फैक्टर की प्रैक्टिस होती है, जैसे रेडॉक्स के अंदर प्रैक्टिस होती है, तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का 5 है, एक का 3 है, जो मर्जी डाल करके आप उसकी अननोन मोलैरिटी या अननोन वॉल्यूम को इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना इसको। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको खोल करके इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उनके मास लेवल पे भी जा सकते हो, खैर वो इनको नॉन करके भी जा सकते हो और अलग भी उसका ओपनिंग का तरीका, बस उसको एक ओपन करके दिखा रहा हूं।
जैसे दो केमिकल्स को आप ओपन करना चाहो तो उसका ऐसे कर लेते हैं N1 M1V1 इज इक्वल टू N2 M2V2। अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इसको एसिड और बेस ध्यान रख लेना, फ्यूचर में एसिड बेस सॉल्ट्स, ठीक है, हमारे वही केमिकल्स हैं। जैसे केमिकल हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इन 5 में से किसी भी केमिकल के बीच में रिएक्शन चल रही होती है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन करे उसके एन फैक्टर चाहिए होते हैं। अब एसिड का एन फैक्टर आपको पता होता है, बेसिस का पता होता है, सॉल्ट्स का, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एसिड का एन फैक्टर नंबर ऑफ रिलीजेबल प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, चार्ज उसका चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एन फैक्टर ऐसे चलते हैं। ये एक बहुत हमारा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टारगेट होता है जो इस इक्विटी के ऊपर रिएक्ट करता है। किस पे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन केमिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सेकंड केमिकल, ठीक है। तो इसको वैसे एक आप अलग से भी कर लेना, जैसे कई बार मैं रिवाइज करा चुका, कई बार बच्चों को डाउटफुल रहता है ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह वर्ड में। तो H2SO4 है, जैसे अब H2SO4 का मोलर मास जो है वो 98 है, लाइक 1 × 2 + 32 + 16 × 4, ये 98 ग्राम हो जाता है हमारा मोलर मास, ठीक है। तो इसके 98 ग्राम्स को हम 1 मोल रीड करते हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपको पकड़ना है ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो उसको ऐसे रीड करते हैं 98, ठीक है। उसको पहले तो ऐसे फॉर्मूला है हमारा, मोलर मास बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू 98/2 इज इक्वल टू 49 ग्राम, राइट। अब ये जो 49 ग्राम है, 49 ग्राम, इसको हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो 1 मोल इज 98 ग्राम, 98 ग्राम इज 1 मोल, 49 ग्राम इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 49 ग्राम। आपने ऐसे ध्यान रखना है। अगर आपके पास अब 98 ग्राम है, क्योंकि 49 ग्राम में एक है, तो अब इसको ऐसे पढ़ते हैं 98 ग्राम में कितने, 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसको आपने ऐसे रीड करना है। तो इस चीज को आपने बड़ा अच्छे से रीडिंग करनी है, बस ये रीडिंग है, रीडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस का एन फैक्टर अगर 3 है तो उसके 1 मोल में 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ये स्ट्रेट मतलब होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे मैं बार बार ऋतिक रोशन का हैंड यूज करता हूं, उससे आपको याद हो जाता है, उसके एक हैंड में 1 मोल में 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, हमारे नॉर्मली 5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम इक्विवेलेंट मास से तो आपको मोल को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ऋतिक रोशन की एक फिंगर का अगर आपको मास देखना है, मान लो 6 बराबर है, तो आप क्या करोगे 1/6, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाता है, वो एक का देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स बाय एन फैक्टर होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज दिस वन, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या 1 मोल बाय एन फैक्टर, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं उसके, तो वो हमारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। सॉरी, दिस 1 मोल, मोल बाय एन फैक्टर। हाँ, नंबर करना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मोल बाय एन फैक्टर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एन इंटू हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, एक नंबर एन इंटू मोल, नंबर ऑफ मोल लेते हो तो उतने बन जाएंगे, ठीक है। नंबर भी आप कर सकते हो इसको। अच्छा, ये क्लियर करके फिर जैसे वापस इस पे आ रहे हैं हम, अब जैसे हमारी इक्विटी है N1 M1V1 इज इक्वल टू N2 M2V2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको आप ओपन कर सकते हो, N1 इंटू मोलैरिटी इज M2 बाय M2 इंटू में 1000 बाय VmL, ये हमने सॉल्यूशन बनाया होता है, ठीक है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, बस अब मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूं, इंटू V1, ठीक है। इसको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं, दिस इज लाइक टाइट्रेशन। अब इसको एक आप टाइट्रेशन से करते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो में KMnO4 का आपको सॉल्यूशन बनाना भी सिखाया था। लैब में क्या करते हो, आप एक गिवन वेट बना करके उसकी मोलारिटी प्रिपेयर कर लेते हो सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन की आपने मोलारिटी को प्रिपेयर कर लिया, उसका एन वेक्टर है, उसका वॉल्यूम, फिर एक रिएक्शन के लिए वॉल्यूम, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम लेते हो, ठीक है। जैसे एक को हम पिपेट से ले लेते हैं, एक पिपेट से उसका 20 ml 30 ml जितना भी चाहिए, एक ब्यूरिट से हम उसकी फिर टाइट्रेशन करके उनका हम वैल्यू निकालते हैं दूसरे का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो N2
इनटू, ठीक है, ये मतलब आप जब ये करते हो तो ये 1 का है, समझ लेना, उसके सॉल्यूट फैक्टर, ये 2 का फैक्टर है, ठीक है, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे m2 बाय n2 इंटू 1000 बाय VML सेकेंड का इंटू V2, उसका क्या वॉल्यूम खर्च करता है। तो जब इससे आप इसको ओपन कर लेते हो तो फ्यूचर में, अभी इसको ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना करके फिर उसके बाद बोलेंगे, इससे आप उनके मासेस वगैरह पे भी जा सकते हो और मोलर मासेस पे भी, ऐसे कोई भी, वो आपको कोई भी, आपके लिए तो एक अननोन होता है, n हो, m2 हो, v हो, v1 हो, n2 हो, m2 हो, दूसरे का m2 हो, उसका v हो, v2 हो, ऐसे आपके लिए कोई एक अननोन बन जाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी सारे केमिकल्स पे जनरलाइज्ड बन जाती है, ये या ये, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक केमिकल का कितना मास दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, वो सब फैक्टर आप इसमें निकाल दो, जो कटना है वो अपने आप कट जाता है, जो रहना है रह जाता है। तो n1 m1 v1 इज इक्वल टू n2 m2 v2, हमने सिर्फ नॉर्मेलिटी को खोल दिया, आप समझो, नॉर्मेलिटी को खोल दिया, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, सिर्फ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, ये नॉर्मेलिटी ऑफ 1 है, ठीक है, 1, ये हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ 2 है, बस उसको ओपन कर दिया हमने और कुछ नहीं किया, इनटू उसका वॉल्यूम रिएक्शन करने का, एक का वॉल्यूम दूसरे से कितना रिएक्ट करता है। इस इक्वेशन पे हमारे सारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बड़े इजी ऑपरेट हो जाते हैं, उनकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अभी के लिए इतना, इसका जो डिटेल है थोड़ा सा वो आगे करेंगे, अभी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।